वह याचिका जिसे मिल्कीपुर में चुनाव रोकना पड़ा अवधेश प्रसाद की जीत के बाद दाखिल की गई। 2 साल से लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा केस। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान किया। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, लखनऊ हाई कोर्ट में दायर याचिका की वजह से अभी चुनाव नहीं होंगे। दरअसल 2022 में हुए चुनाव में सपा से अवधेश प्रसाद ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर भाजपा के बाबा गोरखनाथ रहे थे। उन्होंने इसी चुनाव को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट में रिट दाखिल की थी। बहराइच हिंसा 26 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा। इंटरनेट कल तक बंद, पुलिस ने खुलवाई दुकानें, 50 से ज्यादा घरों में हुई तोड़फोड़। यूपी के बहराइच में हिंसा मामले में पुलिस ने कल 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी के पीआरओ शिवेश शुक्ला ने बताया कि आरोपियों का मेडिकल करवाने के बाद जेल भेज दिया गया। शाम को पुलिस ने हिंसा वाले क्षेत्र में दुकानें खुलवा दी। इससे पहले हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई। इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी और महसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस की गाड़ियां लगातार घूम रही है। प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देकर ही एंट्री दी जा रही है। हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिजन ने सीएम हाउस में योगी से मुलाकात की। सीएम के आगे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाते हुए राम गोपाल के पिता रोने लगे। इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ महसी विधायक सुरेश सिंह भी मौजूद थे। सीएम ने परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद, एक पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया। अयोध्या में एयर इंडिया के प्लेन में बम की सूचना। जयपुर से 139 यात्रियों को लेकर आ रहा था। बम स्क्वाड 3 घंटे 30 मिनट से चेकिंग कर रहा है। जयपुर से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की उत्तर प्रदेश की अयोध्या एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी। फ्लाइट में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें 139 यात्री सवार थे। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जयपुर से उड़ान भरने के बाद मैसेज मिला कि विमान में बम है। अयोध्या में लैंड होने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। अभी विमान के अंदर चेकिंग चल रही है। 31 अक्टूबर को मनेगी काशी की दीपावली। ज्योतिषाचार्य बोले, रजनी प्रदोष काल के बाद पड़ रहा, इस वजह से संयोग बना। दीपावली का त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार दीपावली की तिथि को लेकर लोगों में संशय है। काशी में जहां एक और दीपोत्सव का पर्व 31 अक्टूबर तय हो गया है, तो वहीं अयोध्या सहित पश्चिम यूपी में 1 नवंबर को दीपावली के मनाने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर काशी के ज्योतिषाचार्यों ने बैठक करके अंतिम मोहर लगा दी है। बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर विनय पांडे की माने तो कुछ पंचांगकारों की वजह से ये संदेह पैदा हुआ है। गणितीय मानों की भिन्नता से ऐसा होता है। इस साल किसी भेद की स्थिति नहीं है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि अमावस्या जब प्रदोष काल में मिलेगी तब दीपावली होगी। इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन ये मुहूर्त मिल रहा है। धर्मशास्त्रों की माने तो रजनी अगर प्रदोष काल के बाद होता है तो ऐसी परिस्थिति जो विशेष संयोग 1 नवंबर को नहीं मिल रहा है, लिहाजा दीपावली 31 तारीख को ही मनानी चाहिए। अयोध्या के मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 23 को। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर से जुड़ी एक याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए आयोग ने अभी चुनाव घोषित नहीं किया है। मिल्कीपुर
में चुनाव नहीं होगा यह किसी को मालूम नहीं था। आयोग को प्रेस रिलीज में भी मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं था। अयोध्या डीएम चंद्र विजय सिंह और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बात की। मजेदार बात यह थी कि इन दोनों शीर्ष अफसरों को भी मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं होने की वजह पता नहीं थी। वाराणसी में गिरिराज सिंह बोले, बहराइच हिंसा सपा कांग्रेस की साजिश। बहराइच और बांग्लादेश जैसी घटना पर अखिलेश के पेट में दर्द है, जुबान नहीं खुलती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बहराइच में हुई हिंसा के लिए सपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा कि आपके पिता ने अयोध्या में कार सेवकों को गोलियों से भुनवा दिया था। ये बात लोग आज तक भूले नहीं हैं। ये बातें गिरिराज सिंह ने वाराणसी में कही। वह एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसके बाद भदोही में कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने के लिए रवाना हो गए। बलरामपुर में सड़कों की स्थिति बदहाल, ग्रामीण क्षेत्रों की तरह है नगर के हालात। 50% सड़कें गड्ढों में है तब्दील। बलरामपुर जिले की सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है, जिससे लोगों को यात्रा करने में काफी परेशानी हो रही है। यह समस्या केवल एक गांव या क्षेत्र की नहीं है, बल्कि पूरे जिले में फैल गई है। कई सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण लोग अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहर में भी देखी जा रही है। बलरामपुर की तीनों तहसीलों सदर, तुलसीपुर और उतरौला में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। लगभग 50% सड़कों की हालत खराब है। कई सड़कें पूरी तरह टूट गई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इन सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे यह स्थिति पैदा हुई है। प्रशासन ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। बलरामपुर में सड़कों की स्थिति बदहाल, ग्रामीण क्षेत्रों की तरह है नगर के हालात। 50% सड़कें गड्ढों में है तब्दील। बलरामपुर जिले की सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है, जिससे लोगों को यात्रा करने में काफी परेशानी हो रही है। यह समस्या केवल एक गांव या क्षेत्र की नहीं है, बल्कि पूरे जिले में फैल गई है। कई सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण लोग अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहर में भी देखी जा रही है। बलरामपुर की तीनों तहसीलों सदर, तुलसीपुर और उतरौला में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। लगभग 50% सड़कों की हालत खराब है। कई सड़कें पूरी तरह टूट गई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इन सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे यह स्थिति पैदा हुई है। प्रशासन ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। मेरठ में 23 अक्टूबर को किसानों की महापंचायत, बकाया गन्ना भुगतान और ट्यूबवेल पर बिजली मीटर लगने से है नाराज। प्रदेश के 14 जिलों के किसान होंगे शामिल। मेरठ में मंगलवार को बंगला नंबर 22B में किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ने किसानों के मुद्दे पर प्रेस वार्ता की। बताया कि पश्चिमी यूपी के मेरठ में एक महापंचायत का आयोजन 23 अक्टूबर को होने जा रहा है। महापंचायत में 14 जिलों के किसान शामिल होने के लिए मेरठ पहुंचेंगे। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने कैंट स्थित बंगला नंबर 22B में प्रेस वार्ता कर बताया, गन्ना मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान रोका हुआ है, जिसके लिए किसानों की कितनी बार प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
महाराष्ट्र में एक और झारखंड में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी संदर्भ में चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र की चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, वहीं झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव आयुक्त की घोषणा के अनुसार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी परिणाम एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में कब होंगे उपचुनाव? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव शेड्यूल के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 15 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। चुनावों के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में दोपहर 3:30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावों की तारीख का ऐलान किया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और महाराष्ट्र की नांदेड़ और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। 9 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पहुंचा पाकिस्तान। एससीओ सम्मेलन से पहले जयशंकर ने कह दी बड़ी बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। ये किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने नूर खान एयरबेस पर जयशंकर का स्वागत किया। लगभग 9 सालों में यह पहली बार है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की। बता दें कि कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध खराब बने हुए हैं। मिल्कीपुर सीट से भाजपा ने तय किया प्रत्याशी। दिल्ली बैठक में हुई चर्चा, जल्द हो सकती है घोषणा। मिल्कीपुर का उपचुनाव अब रोचक होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों की सूची लंबी होती जा रही है। अब एक और महिला की उम्मीदवारी सामने आ गई है। ये पार्टी के ही एक पूर्व विधायक की बहू बताई जा रही है। इनके ससुर भी पहले से मजबूत दावेदार हैं। बताया जा रहा है कि कई दावेदार होने की वजह से यदि पार्टी जनों से आम सहमति न बनी हो तो पूर्व विधायक की बहू को ही मैदान में उतारा जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के समाजवादी पार्टी से फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव प्रस्तावित है। सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को और बसपा ने राम गोपाल कोरी को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब केवल सत्तासीन भाजपा को ही अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी है। ताजमहल में मीनार के प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंचा पर्यटक। सीआईएसएफ व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रहे अनजान। ताजमहल में मंगलवार को पर्यटक ने मीनार के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया। रेलिंग को फलांगकर उत्तर पूर्वी मीनार के छज्जे पर पहुंचे युवक ने जान की परवाह भी नहीं की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक फोन पर किसी युवती से तेज आवाज में फोन पर बात कर रहा था। बाद में वह वहां से चला गया। इसकी जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को नहीं मिली। एक दिन की डीएम बनी एसिड अटैक पीड़िता। जन सुनवाई करते हुए अधिकारियों को दिए ताबड़तोड़ निर्देश। मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन के लिए जिला अधिकारी बनी एसिड अटैक पीड़िता काजल यादव ने सोमवार को डीएम कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को शिकायतों के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही काजल ने अभियोजन शाखा एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित
विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की। अभियोजन शाखा की समीक्षा के दौरान संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न से संबंधित अपराध के लिए आईपीसी की धारा 498A के 6 मामले, दहेज हत्या के 3 मामले तथा दुष्कर्म के 4 मामलों में दोषियों को सजा इस माह दिलाई गई है।